नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैं ये वीडियो 3 तारीख की रात में बना रहा हूं। 4 तारीख को आपको पता है कि काउंटिंग होनी है, जो वोट पड़े हैं उनकी गिनती होनी है और नतीजे की घोषणा होनी है। मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से पिछले महीने भर से ज़्यादा समय से कह रहा हूँ कि काउंटिंग का नतीजा या चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है, ये बड़ा स्पष्ट है। मैंने जितने चुनाव कवर किए हैं, जितने चुनाव देखे हैं, उसमें मुझे लगता है इतना प्रेडिक्टेबल चुनाव जो है शायद ही कोई रहा हो। तो इसलिए मुझे जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उनसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग अभी आश्चर्य में हैं और ऐसे भी लोग हैं जो शॉक में हैं। उनका शॉक जो है, उसका धक्का जो है वो और गहरा हो जाएगा जब नतीजे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी सही साबित हो सकता है, कोई भी गलत साबित हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो आकलन है वो गलत साबित नहीं होगा। एग्जिट पोल जो है सबके सब गलत साबित नहीं होंगे। सीटों में कुछ जो है अंतर आ सकता है। जो एक एग्जिट पोल जो कह रहा है, दूसरा उससे कम या ज़्यादा बता रहा है, उसकी पुष्टि जो है वो हो जाएगी काउंटिंग में। उससे असली रिज़ल्ट का पता जो है चल जाएगा। लेकिन आज मैं बात रिज़ल्ट की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद ही उस पर बात हो सकती है। अब इतना नज़दीक आकर जो है रिज़ल्ट के बारे में अनुमान लगाने की अब कोई ज़रूरत मुझे लगती नहीं है। जितना अनुमान लगाना था पिछले 1-1.5-2 महीने में लगा चुका हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ देश के 3 राज्यों की, जिनमें 4 जून के बाद बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। 3 राज्य जहाँ क्षेत्रीय दलों की सरकार है। देखिए, कांग्रेस की कहानी अब पुरानी हो गई। कांग्रेस और भाजपा की जो लड़ाई है उसका निर्णायक फैसला हो चुका है। 2 चुनाव में, पहले 14 फिर 19 राज्यों की बात ही नहीं कर रहा हूं, और उसके बाद अब 24। तो 3 चुनाव लगातार कांग्रेस को बुरी तरह से हराने के बाद, ये मानकर चल रहा हूं बुरी तरह से हार रही है कांग्रेस 24 का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती अब सिर्फ क्षेत्रीय दल हैं, और ऐसे क्षेत्रीय दल जो राज्यों में सत्ता में है। उनसे अगली लड़ाई जो है भाजपा की होने वाली है, वहीं मोर्चा खुलने वाला है। इनमें से 3 राज्यों में से एक राज्य में इस समय विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, उसका नाम है उड़ीसा। मेरा मानना है कि शुरुआत वहीं से होने जा रही है बदलाव की। उड़ीसा में बीजू जनता दल के हारने की प्रबल संभावना है। इस बात की सारे पोलस्टर एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बताने की कोशिश कर रहा है, कोई मुकाबला बराबर का दिखा रहा है, और कोई कह रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है उड़ीसा में। तो नवीन पटनायक जो पिछले 24 साल से देश के मुख्यमंत्री हैं, वो चामलिंग के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। कहा जा रहा है कि गिनती की है लोगों ने दिनों की, कि 178 दिन और जो है, या शायद 78 दिन ही और मुख्यमंत्री रह जाते तो देश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाते। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन के दौरान ये कहा था कि 10 जून को भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो बहुत से लोगों को लगा था कि ये चुनाव प्रचार का हिस्सा है। जिस तरह से बढ़ चढ़कर पार्टियां दावा करती हैं, ये उसी का हिस्सा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पास बड़ा सॉलिड फीडबैक था, जिसके आधार पर उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाई। मतलब बहुत लंबी दूरी की बात नहीं की उन्होंने, कि जो आज से 10 साल बाद ये होगा या 15 साल बाद ऐसा होगा। उन्होंने 10 जून की बात की। उनको मालूम था कि इसका टेस्ट जो है बहुत जल्दी इसका टेस्ट हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उनके पास ये फीडबैक था, और प्रधानमंत्री सहमत ही इसीलिए हुए कि बीजेडी से अलायंस ना हो, क्योंकि उनको भी कन्विंस कर लिया गया था कि उड़ीसा में बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है। उड़ीसा में अभी एग्जिट पोल की ही बात करें तो उड़ीसा में सारे एग्जिट पोल बीजेपी की एक तरफा जीत दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अब यहीं भारत के मतदाता का विवेक देखिए। स्प्लिट वोटिंग है, इसकी बात हम लोग बहुत बार करते हैं कि लोग राज्य के लिए अलग तरह का नेता और पार्टी चुनते हैं, और देश के लिए, राष्ट्रीय स्तर के लिए, लोकसभा के लिए अलग। वो जो है चुनाव कुछ समय के अंतराल पर होता है, विधानसभा और लोकसभा का। उड़ीसा में जो हो रहा है, वैसे तो यही आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश में दोनों चुनाव, जो लोकसभा और विधानसभा, एक तरफा जाते हुए दिख रहे हैं।
उड़ीसा में ये अंतर दिखाई दे रहा है। एक साथ आप वोट देने एक ही समय पर आप गए, कोई उसमें एक सेकंड का भी अंतर नहीं है कि आप एक बार एक वोट देकर आए, फिर लोकसभा के लिए, फिर दूसरी बार जाएंगे विधानसभा के लिए। आप पोलिंग बूथ में गए तो 2 मशीनें रखी हैं, एक लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स की, एक जो है विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स की। एक ही आदमी जो लोकसभा में कमल का बटन दबा रहा है, वही आदमी विधानसभा में, उनमें से बहुत से लोग, सब नहीं, बहुत से लोग जो है शंख का बटन, जो बिजू जनता दल का चुनाव चिन्ह है, उसका बटन दबा रहे हैं। यानी ये विवेक जो है, जो भारतीय मतदाता का है, वो अभूतपूर्व है, अद्भुत है। वो इस बात को तय करना जानता है कि कौन हमारे लिए प्रदेश में अच्छा है, कौन जो है हमारे लिए देश के लिए अच्छा है। तो देश के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन प्रदेश के लिए उसको कन्फ्यूजन है। ऐसे लोगों की संख्या है जो देश के लिए तो भाजपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के लिए वो बिजू जनता दल को वोट दे रहे हैं। इसके बावजूद ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो प्रदेश के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो पूर्व से शुरुआत होगी। देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में 2 बातें कही जाती थी कि ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है। साउथ में और ईस्ट में इसका जो है जनाधार बहुत कमज़ोर है। वहाँ ये क्षेत्रीय दलों से लड़ नहीं पाती, क्योंकि वहाँ लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, इसलिए बीजेपी मात खा जाती है। तो बीजेपी की चुनौती जो है वो क्षेत्रीय दलों से पार पाने की, उनसे जीतने की है। कांग्रेस को वो परास्त कर चुकी है निर्णायक रूप से, मैंने पहले कहा। अब क्षेत्रीय दलों की बारी है। उड़ीसा से इसकी शुरुआत होगी। इस बदलाव की शुरुआत उड़ीसा से होगी और ये आगे बढ़ेगा। आज 2 राज्यों की और बात करूंगा जहां ये बदलाव आपको आने वाले समय में, यानी जिन 2 राज्यों की बात करने जा रहा हूं, वहां 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे वो 2 राज्य कौन से हैं जहां 2026 में चुनाव होने वाला है। लेकिन मैं उन्हीं 2 राज्यों की बात करूंगा जहां लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ। एक राज्य में तो अभूतपूर्व सुधार हुआ है, एक में थोड़ा सुधार हुआ है। एक दक्षिण का राज्य है और एक पूर्व का राज्य है। तो पूर्व के राज्य से ही शुरू करता हूं, क्योंकि उड़ीसा में पूर्व से शुरू किया है। पूर्व का मामला पूरा बता देने के बाद दक्षिण की ओर जाते हैं। दूसरा राज्य है पूर्व का पश्चिम बंगाल, जहां 2016 में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 विधानसभा सीटें थी और 2 लोकसभा सीटें थी, 2014 में मिली थी। और उसके बाद 2019 में उससे लोकसभा की 18 सीटें मिल गई, 2 से सीधे 18। वोट शेयर 40% के ऊपर चला गया। और विधानसभा में उसको 3 विधायकों की संख्या 77 हो गई, 4-5 फिर जो है लौट गए तृणमूल कांग्रेस में, इसलिए 73-74 विधायक इस समय उसके पास है। तो बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई पहली बार पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में। जो पार्टियां 30-30 साल तक या उससे ज़्यादा समय तक राज कर चुकी थी पश्चिम बंगाल में, सीपीएम और कांग्रेस, दोनों को पछाड़ दिया। विधानसभा में तो इन दोनों पार्टियों का एक भी सदस्य नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी ने कितनी लंबी और ऊंची छलांग लगाई। लेकिन उसको माना गया, 2021 के नतीजे को माना गया, क्योंकि बीजेपी ने लक्ष्य इतना ऊंचा रखा था कि वो फेल हो गई, हार गई। सही बात है, चुनाव में हार जीत का फैसला एक ही चीज़ से होता है कि आपकी सरकार बनी या नहीं बनी। तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी और बहुत शानदार तरीके से बनी। तो बीजेपी की हार तो बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लेकिन तब से मैं मानता हूं कि 2021 तक भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं था। शुभेंदु अधिकारी जो उसके लिए एक एसेट साबित हो रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वो ममता बनर्जी के साथ थे तो उनका दाहिना हाथ माने जाते थे। संगठन के बड़े कुशल खिलाड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 21 से ये 24-3 सालों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के विस्तार में भी बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसलिए जो है, अब कोई सामान्य बात नहीं है जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री
जिसकी 212 सीटें आ रही हैं, 211 सीटें आ रही हैं, उसको विधानसभा का चुनाव हरा दे। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 2021 में हरा दिया था बीजेपी के टिकट पर। ममता बनर्जी वो हार आज तक भूली नहीं है। लेकिन इस चुनाव के बारे में जो खबरें आ रही हैं, जो ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है और उसके बाद एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 की पार्टी बन गई है, बनने जा रही, कह लीजिए 4 को उसकी पुष्टि हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से 2024 में बहुत मजबूत धरातल पर खड़ी है और वो चैलेंज कर रही है तृणमूल कांग्रेस को। सीपीएम और कांग्रेस उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो है फॉर्च्यून में कोई बदलाव आ रहा है, उनका भविष्य बदल रहा है, वर्तमान बदल रहा है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लड़ाई जो है 2026 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो तृणमूल कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होगा और यही डर है ममता बनर्जी को। देखिए, इस चुनाव के दौरान भी सार्वजनिक मंच से अपनी रैलियों से बोलती रही कि कांग्रेस और सीपीएम को वोट देने का मतलब है भाजपा की मदद करना, भाजपा को वोट देना। तो आप सीपीएम और कांग्रेस को वोट मत दीजिए। तो किसको एड्रेस कर रही थी? वो खास तौर से मुस्लिम मतदाताओं को एड्रेस कर रही थी कि अगर मुस्लिम वोट बटेगा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। लेकिन उनके लिए दुख की बात ये होगी नतीजे आने के बाद कि मुस्लिम वोट नहीं बटने पर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया। तो इस तरह का रिजल्ट आने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी काउंटर पोलराइजेशन करने में सफल रही। उसके अलावा दूसरा उसका निष्कर्ष निकलता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी सरकार से, उनकी पार्टी से, उनके नेतृत्व से नाराज़गी लगातार बढ़ती जा रही है और ये 2026 आते आते अपने पीक पर होगी और भारतीय जनता पार्टी इन 2 सालों में अपनी पूरी ताकत लगाने वाली है ममता बनर्जी को हराने के लिए। तो पूरब के 2 राज्यों में 2024 में उड़ीसा में सरकार बनने की बड़ी प्रबल संभावना है। 2026 में अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन बन जाएगा कि नहीं, बनेगी कि नहीं सरकार, ये तो 26 के नतीजे बताएंगे। 26 के चुनाव के समय माहौल क्या होता है, ममता बनर्जी कितनी अपनी स्थिति को सुधार पाती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को कितना बढ़ा पाती है, अपने संगठन को, अपने जनाधार को, इन सब बातों पर निर्भर करेगा। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार बात कर रहा हूँ। आज अगर अभी विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो जाए तो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस हार सकते हैं। तो 26 में ऐसा कोई चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगा ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। लेकिन जो है कहते हैं कि राजनीति में 1 हफ्ते का समय भी बहुत बड़ा समय होता है। तो 26 का जो दृश्य, 26 की जो झलक 24 में दिखाई दे रही है, उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की नंबर 1 की पार्टी बनने के रास्ते पर है। अब वो 26 में तय होगा कि बनेगी कि नहीं। लेकिन ये 2 पूरब के राज्य, अगर भारतीय जनता पार्टी, पूरब के इन 2 राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, वो सत्ता में आती है, तो ये दाग हट जाएगा कि पूरब में उसका कोई प्रभाव नहीं है और इसका जो है असर, इसका जो प्रभाव है वो बिहार पर पड़े बिना नहीं रहेगा। लेकिन आज बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, आज जो है 3 ही राज्यों की बात कर रहा हूँ। तो पहला राज्य मैंने आपको उड़ीसा बताया, दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल बताया और तीसरा राज्य, उस राज्य का नाम सुनकर आप शायद चौंक भी जाएं और आपको लगेगा कि ये बड़ी लंबी दूर की फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा होता हुआ दिख रहा है और वो राज्य है तमिलनाडु। ये जो धारणा बनी हुई थी पिछले 30, 40, 50 साल से कि द्रविड़ राजनीति की जो जकड़ है तमिलनाडु में, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ ये बता रही है कि ऐसा संभव है। अन्ना द्रमुक जो है वो हाशिए पर जा रही है। जिस तरह से तेलंगाना में बीआरएस हवा में उड़ गई, मेरा मानना है कि अन्ना द्रमुक जो है वो हवा में उड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अगर इसी चुनाव में नंबर 2 की स्थिति में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। खास तौर से वोट शेयर की दृष्टि से, हो सकता है सीटों की भी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, अकेले भाजपा नहीं।
भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है 8-9 दलों का, वो हो सकता है अन्ना द्रमुक से आगे निकल जाए। यही वजह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की चिंता बढ़ गई है। उनका जो अगला लक्ष्य है वो किसी तरह से अगले चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने की है। और उनको लग रहा है कि इसमें जितना समय बीत रहा है उतनी ही समस्या कठिन होती जा रही है। उनके सामने चैलेंजर बनकर, उनके सामने समस्या बनकर खड़े हैं के अन्नामलाई, जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, कर्नाटक कैडर के अधिकारी थे, युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है भारतीय जनता पार्टी के पास, तमिलनाडु में इस तरह का लोकप्रिय नेता कभी नहीं रहा। और कांग्रेस के पास कब था उसके लिए हमको अतीत में जाना पड़ेगा। वर्तमान में कांग्रेस के पास भी ऐसा कोई नेता नहीं है। अब वर्तमान में अन्ना द्रमुक के पास भी कोई ऐसा नेता नहीं है। जयललिता की मौत के बाद ओ पनीरसेल्वम और ई पलनीस्वामी दोनों में नेतृत्व को लेकर झगड़ा हुआ। आखिर में ओ पनीरसेल्वम को निकाल दिया गया। फिर भी ई पलनीस्वामी जो है अन्ना द्रमुक के सर्वमान्य नेता के रूप में उभर नहीं पाए हैं और तमिलनाडु में पूरे प्रदेश के नेता के तौर पर भी स्थापित नहीं हो पाए। अन्नामलाई हो चुके हैं। अब ये परिवर्तन का एक उदाहरण शायद मैंने हो सकता है पहले भी दिया हो, फिर से दे रहा हूँ। 2019 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई गए तो मोदी गो बैक के नारे लगे और इस बार जब उन्होंने रोड शो किया तो उनके ऊपर फूल बरसाए गए। तो तमिलनाडु वड़क्कम मोदी कहने के लिए तैयार हो रहा है। क्या 26 में हो जाएगा? मुझे पता नहीं, मुश्किल लगता है, बहुत कठिन लगता है। लेकिन इतनी बात मैं आज ये कह सकता हूँ, 2026 का विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में द्रमुक और बीजेपी के बीच में होगा। ये दो शक्तियां होंगी जिनके बीच में संघर्ष होगा। बाकी उनके आसपास होंगे, या तो गठबंधन में शामिल हो जाएंगे या बाहर हाशिए पर चले जाएंगे। बीजेपी तमिलनाडु में नंबर 1 बन पाएगी 2026 में, इसमें मुझे अभी संदेह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो पूरे प्रदेश में उस तरह से व्यापक उसका जनाधार नहीं है। इन 2 सालों में अन्नामलाई कितना उसे बढ़ा पाते हैं, कितना जनाधार बढ़ा पाते हैं, कितना संगठन को मजबूत कर पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका कितना इसमें सहायक बनती है, ये सब सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिल सकता। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि भले ही सत्ता में ना आए तमिलनाडु में 2026 में बीजेपी, जिसकी संभावना मेरी नज़र में बहुत ही कम है, लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव में तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के रास्ते पर है। तो ये 3 राज्य जो पूरब की पार्टी न होने का या पूरब में जनाधार न होने का भाजपा पर दाग है, वो छुड़ा देंगी। और तमिलनाडु और उसके साथ साथ तेलंगाना, कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ। तो दक्षिण के इन 4 राज्यों में और केरल में उसका वोट शेयर बढ़ने जा रहा है। केरल में ये संभव है कि उसकी सीटें, अगर जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 2 से 3 सीटें आ सकती हैं, अगर 2 से 3 सीटें आ जाएंगी तो वो CPM का जो गठबंधन है LDF, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उससे आगे हो जाएगी लोकसभा की सीटों की संख्या के मामले में। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन ये लोकसभा का चुनाव लाने जा रहा है भारतीय राजनीति में, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। इसका असर आपको आने वाले समय में और व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। इसका असर, इसका प्रभाव जो है, मैं नहीं मानता कि इन्हीं राज्यों तक सीमित रहने वाला है। इसका असर जो है पूरे देश पर पड़ेगा, पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। तो इसलिए जो है इन 3 राज्यों में इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिए। उसकी शुरुआत उड़ीसा से होने जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।